myself. बंदे का नाम जहाजिब अलवी है. I'm a PhD scholar at Iqra University. Before that, I have done my MS, MBA, and as well as I'm also a data scientist. I just completed my data scientist course from NAD University. On below, you can see the core areas, the core competency of myself. थोड़ा सा introduction यहाँ भी मैं दे देता हूँ. Financial modeling थोड़ी बहुत अच्छी कर लेता हूँ. Apart from this, data analysis is my pure domain, and specification or specialty that I am just going to give you that how we construct the model from the raw data. थोड़ा सा है ब्रीफ इंट्रोडक्शन. इसके अलावा थोड़ी बहुत पब्लिकेशंस भी हैं मेरी, कुछ 23 के करीब मेरी ओवरऑल पब्लिकेशंस हैं. दिस इज नॉट बीइंग अपडेटेड येट बिकॉज बाकी पब्लिकेशंस आना बाकी है अभी. चलें जी, तो ये हो गया इंट्रोडक्शन. अब मूव करते हैं हम हमारे आज के टॉपिक पे. तो आज का टॉपिक हमारा है पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन. इसके लिए मैं आपको बता दूं कि हम करते क्या हैं. मैं आपसे एक एक्सेल फाइल शेयर करूंगा. इन दैट एक्सेल फाइल हम देखेंगे कि हम अपने रो डेटा से या स्क्रैच से किस तरह से एक मीनिंगफुल पोर्टफोलियो डेवलप करते हैं. चलिए जी, लेट्स बिगिन. वैसे तो हम PSX से भी स्टॉक प्राइस डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मैंने चूज़ किया है investing.com. मैं दोनों साइड आपको दिखा रहा हूँ कि हम PSX से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी स्टॉक के प्राइसेस. अगर मैं यहाँ PSX से मेन वेबसाइट पे आऊँ और यहाँ डाउनलोड डेली डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक विंडो पॉपअप होती है. और विंडो एक अलग टैब में खुल जाती है जिसमें तमाम के तमाम मेरे पास डेटा पोर्टल का डेटा आ जाता है. यहाँ अगर मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ एबर्ट, जो कि मेरे ऑल्सो पोर्टफोलियो का पार्ट है, मैं यहाँ आ जाऊँ तो इसमें मेरे पास पूरी एबर्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी की डिटेल्स आ जाएंगे. और इन्हीं इंटरफेसेस से इसी पेज से या इसी वेबसाइट से dps.psx.com.pk से मैं शेयर प्राइस डाउनलोड कर सकता हूँ. दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट वे, बट इन दैट द डिफरेंशिएशन बिटवीन द PSX एंड द investing.com वो ये है कि पाकिस्तान पर्सपेक्टिव से PSX और dps.psx.com.pk is one of the fruitful और you can say very very reliable website जहां आपको रियल टाइम डेटा तकरीबन मिल जाता है. हालांकि ये चीज़ आपको investing.com पे नहीं मिलती. बहरहाल मैंने यहाँ से डेटा यूज़ नहीं किया, मैंने डेटा यूज़ किया है investing.com से, क्योंकि वहाँ से मुझे तमाम के तमाम चीज़ें लमसम एक ही वक्त में मिल जाती हैं. यहाँ थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि डेटा बहुत सारा होता है तो देख देख के निकालना पड़ता है. दिस इज जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन पर्पस, आपको थोड़ा इन्फॉर्म करने के लिए कि हमारे पास यहाँ तमाम डेटा होता है. आप देखें फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आपको यहाँ मिल जाएंगे. हमारे पास टाइम बहुत कम होता है और इस कम टाइम में हमें बहुत सारी चीज़ें सीखनी होती हैं. सो कमिंग टूवर्ड्स द टॉपिक वंस अगेन, मैं यहाँ अगर investing.com पे आ जाऊँ जहाँ से मैंने डेटा डाउनलोड किया है और वही अगेन मैं यहाँ टाइप करूँ एबर्ट, अगर तो ये मुझे पूछेगा एबर्ट पाकिस्तान, जहाँ पाकिस्तान का एक फ्लैग भी बना होगा. ये आ गया मेरे पास एबर्ट लेबोरेटरीज पाकिस्तान लिमिटेड कराची. जो भी कंपनी आपको चाहिए आप सर्च बार में कर सकते हैं. इसके अलावा भी मैं बता देता हूँ कैसे करते हैं. पहले हम ये देख लें कि इसके मैं फाइनेंशियल स्टॉक प्राइसेस कहाँ से कैसे डाउनलोड कर रहा हूँ. ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ गई एबर्ट लेबोरेटरीज. मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ. स्क्रॉल डाउन करने के बाद मेरे पास एक आइकन होता है ओवरव्यू प्रोफाइल एंड हिस्टोरिकल डेटा. व्हेन आई क्लिक दैट हिस्टोरिकल डेटा तो मेरे पास स्टॉक प्राइसेस इसके डेली बेसिस पे आ जाएंगे. अब डिपेंड करता है ऑन मी कि मैं डेली बेसिस पे प्राइस लूँ या इसकी प्राइस मंथली बेसिस पे लूँ. तो मुझे बेसिकली मंथली बेसिस पे चाहिए और चाहिए मुझे पिछले एक साल के. यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं, डेली, वीकली एंड मंथली. मैंने कहा मंथली. मेरे पास एक्सेल फॉर्मेट भी है जिसमें मैं देख लेता हूँ कहाँ से कहाँ तक मैंने प्राइसेस लिए इसके. मैंने इसके लिए थे प्राइसेस जुलाई से लेकर मई 2022 तक, तो वही हम यहाँ पर कर लेते हैं. जुलाई से लेकर मई 2022 तक मैंने कर लिया 1 जुलाई. नीचे आ जाते हैं, ठीक है. और ये मेरे पास आंसर है. अब जो यहाँ पर आपके पास प्राइसेस हैं यही सेम प्राइसेस मेरे पास मेरी एक्सेल शीट के अंदर भी, अगर आप देखें एबर्ट के.
ये मेरे पास आ गए सारे प्राइसेस ओनली मंथली बेसिस। तो ये जितने भी मैंने स्टॉक प्राइसेस उठाए हैं, 10 कंपनीज का हमने बेसिकली पोर्टफोलियो बनाना है। तो 10 कंपनी के मैंने इसी तरह से उनके स्टॉक प्राइसेस डाउनलोड किए हैं कि मैं investing.com पे गया हूँ, इनके सर्च बार में गया, सर्च बार से मैंने कंपनी सेलेक्ट की, कंपनी सेलेक्ट करने के बाद हिस्टोरिकल डेटा में गया, वहाँ से मैंने इसका जो टाइम फ्रेम था उसको मंथली किया, यहाँ से टाइम इसका सेट किया, और इसके बाद मैंने स्टॉक प्राइस डाउनलोड कर लिया। प्लीज़ इसको इग्नोर कर लीजिएगा, बहुत अनॉय करता है। बहरहाल अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसकी ये जो फाइल है इसको डाउनलोड कर लें, लेकिन याद रखें अगर आप डाउनलोड कर रहे हो आपको डाउनलोड करने से रोकता है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने investing.com पे अपना अकाउंट रजिस्टर नहीं करवाया। अब जैसे मिसाल के तौर पे मेरा अकाउंट यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ मेरी पिक्चर बनी हुई है और मेरा नाम यहाँ आ रहा है, डेट मीन्स मैं रजिस्टर हूँ। सिंपल है, अगर आप इसको डाउनलोड करेंगे विंडो पॉपअप होगी आपके पास, वो आपसे पूछेगी कि साइन इन विद गूगल। अगर आप गूगल अकाउंट पे लॉग इन है, आप डायरेक्ट गूगल से इसको कनेक्ट कर लें, आपका अकाउंट यहाँ बन जाएगा, आप आराम से जितना चाहे डेटा डाउनलोड कर सकते हैं। तो अपने पास दो ऑप्शन है, या तो मैं प्राइस को डाउनलोड कर लूँ, मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, सबसे आसान तरीका वैसे यही रहता है। और इस प्राइस को मिसाल के तौर पे मैंने उठाया अपने फोल्डर से, तो कट किया, मेरा मेन फोल्डर डेटा का था पोर्टफोलियो का, यहाँ मैं आया और यहाँ मैंने इसको पेस्ट कर दिया। जब मैं प्लेस करूँगा रिप्लेस मांगेगा, मैं रिप्लेस कर देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास सारे प्राइसेस डाउनलोड हो गए हुए हैं। तो ये 10 कंपनियों के प्राइसेस इसी तरह से मैंने डाउनलोड किए हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, बता भी देता हूँ थोड़ा सा कौन कौन सी कंपनीज हैं। टाइम हमारे पास आ गया, डेटा हमारे पास, डेट आ गई, उसमें हमारे पास कितने महीने हैं हमारे पास, इसमें हमारे पास अराउंड 23 महीने, यानी 2 साल से 1 महीना कम है, 23 महीनों का डेटा है हमारे पास और 10 कंपनियाँ हैं हमारे पास। ठीक है जी, मैं मंथली बेसिस पे हमने डेटा सारा उठाया है, और कुछ थोड़ी सी मैंने यहाँ चेंजेस की हैं क्योंकि अगर मुझे सॉर्टिंग करनी है, यहाँ पर एक बात काबिल फ़िक्र काबिल गौर ये है कि investing.com का जो डेट फॉर्मेट होता है वो ठीक नहीं होता है, आपको उसको सेट करना पड़ता है, जो कि मैंने यहाँ ऐसे किया है कि पहले मैंने उसकी डेट अलग कर ली। मिसाल के तौर पे हर महीने की आखिरी डेट मुझे चाहिए थी, तो 30 तारीख मैंने सबके कंसिडर की सिवाय फरवरी के, फरवरी को मैंने 28 कंसिडर कर लिया। ठीक है, फिर यहाँ मैंने मंथ का फॉर्मूला लगाया और यहाँ मैंने ईयर का फॉर्मूला लगाया, क्योंकि जब मैं इसकी सॉर्टिंग करने जाऊँगा investing.com के डेटा के ऊपर तो सॉर्टिंग सही नहीं करेगा। अगर आप गौर करें तो जैसे यहाँ पर बाज़ाहिर दिखने में तो 2022 मई का महीना आ रहा है, लेकिन अगर यहाँ तारीख इसकी देखें तो ये 22 तारीख 2022, 22 मई 2022 दे रहे हैं आपको। इसी तरह से अब यहाँ आ जाए तो ये भी 22 होगा, ठीक है, इधर आ जाए तो ये 21 होगा, इधर आ जाए ये भी 21 होगा। तो इस तरह से इसकी जो डेज़ वाली जो टाइमिंग है या डेज़ वाला जो नंबर है वो गलत आ रहा होता है। हमने वो सही कर लिया, अब एज्यूम कर लें कि डेटा हमारा सारा साफ हो गया। ठीक है जी, आखिरी में मैंने क्या किया, इन सबको आपस में कॉन्केटिनेट कर लिया। जब कॉन्केटिनेट किया तो मेरे पास पूरा डेट का फॉर्मेट बन गया। फिर इसी फॉर्मेट को मैंने आगे क्लीन डेटा के अंदर यूज़ किया। अब ये मेरा साफ़ सुथरा डेटा है और उसको मैं सॉर्ट भी कर सकता हूँ। वाज़ा रहे कि जो रो डेटा था उसमें हम सॉर्टिंग नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ डेट, तारीख के बेसिस के ऊपर यहाँ डेटा में जाकर इसके सॉर्टिंग हम नहीं कर सकते। वजह उसकी ये है क्योंकि जो investing.com से डेटा हमने डाउनलोड किया है उसकी डेट का फॉर्मेट अलग होता है, तो हमें पहले सबसे पहले डेट का फॉर्मेट सही करना होता है, जो मैंने आपको बताया कि कैसे किया। ये मैंने डेज ले लिए, आज से पंच किए हैं, ये मैंने मंथ ले लिए हैं, और ये ईयर है। तो ईयर और मंथ का तो मैंने फार्मूला लगाया है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, दो पे फार्मूले लगे हुए हैं। मंथ का फॉर्मूला लगाया, ईयर का फॉर्मूला लगाया, ठीक है, बाकी यहाँ डेट के ऊपर कोई फॉर्मूला नहीं लगाया। ठीक है, आखिर में उसको कॉन्केटिनेट कर लिया, यानी कि एंड का साइन लगाकर उसको मैंने कॉन्केटिनेट कर लिया। ठीक है जी, तो आगे आ जाए, ये मेरे पास आ गया क्लीन डेटा, वही सब डेटा बिल्कुल क्लीन फॉर्मेट में आ गया। इसका मतलब ये है कि अब ये डेटा यूज़ किया जा सकता है हमारे पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन के लिए। सो वी हैव क्लीन डेटा शीट बेस्ड ऑन मंथली ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये सारे प्राइसेस हैं। अब याद रहे कि जितने भी हम लोग पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन करते हैं वो कभी भी प्राइसेस के बेस पे नहीं होते, वो हमेशा रिटर्न के बेसिस पे हो रहे होते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 के जो कंपनीज थी हमारी वो कौन कौन सी थी, तो हमने मिक्स कंपनीज ली हैं, क्योंकि बेसिकली एक कहावत है कि डोंट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट।
तो ये बड़ा मशहूर होता है पोर्टफोलियो में कि सारे अंडे एक ही बास्केट में आप ना डालें, बल्कि अलग अलग में रखें। इसलिए हमने बड़ा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया कि कुछ फार्मास्यूटिकल से उठाए, कुछ फूड एंड कंज्यूमर गुड से उठाए, कुछ हमने सीमेंट से उठाए, कुछ ऑयल एंड गैस से उठाए, कुछ ट्रांसपोर्टेशन से उठाए और कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कंपनियां उठाई। तो हम देखने चाह रहे हैं इन सब का एग्रीगेट रिटर्न विद एसोसिएटेड रिस्क क्या आ रहा है, क्योंकि पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन का मेन पर्पस होता है ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये होता है कि भैया आपका रिस्क मिनिमम हो और रिटर्न मैक्सिमम हो। तो हमें ये काम करना है कि रिस्क एंड रिटर्न पे ऑप्टिमल पॉइंट कौन सा है, वो ऑप्टिमल पॉइंट आपको बताता है एफिशिएंट फ्रंटियर, जो हम आगे बनाएंगे भी और जो हम आगे करेंगे भी। तो ये आज का हमारा पर्पस है करने का। और बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं, जो थ्योरी इसके पीछे होती है हैरी मार्कोविट्ज की पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी 1952। ठीक है जी। तो डेटा हमारे पास आ गया, ये मंथली ऑब्जर्वेशन हमारे पास स्टॉक प्राइसेस है। ठीक है। अगर मेरे बोलने की स्पीड थोड़ी सी तेज़ होती है तो आप वीडियो रोक रोक के भी देख सकते हैं, आपको सारे पॉइंट क्लियरिटी के साथ समझ में आ जाएंगे। बहरहाल ये सारे प्राइसेस हमारे पास आ गए। अब इन प्राइसेस की बेसिस पे हमें रिटर्न कैलकुलेट करना है। तो ये हमारा पूरा पोर्टफोलियो का इंटरफेस है, जहाँ हम सारे के सारे वर्किंग कर रहे होंगे कि किस तरह से हम वर्किंग कर रहे हैं, क्या चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, कैसे हम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। दिस इज़ वेरी वेरी अमेजिंग एक्सरसाइज बाय द वे। कमिंग टूवर्ड्स दैट, ये हमारे पास जो है इसके रिटर्न्स आ रहे हैं। रिटर्न हमने कैसे कैलकुलेट किया, अगर आप देखना चाहें कि इसमें मैंने जो क्लीन डेटा शीट है, हमारे पास, इसमें हमने काम किया और डेल्टा का सिंपल फॉर्मूला यूज़ किया। जो डेल्टा के लिए यूज़ किया जाता है वो फॉर्मूला हमने सिंपली यहाँ पर यूज़ किया कि करंट प्राइस डिवाइड बाय ओल्ड प्राइस माइनस वन। दिस इज डेल्टा फॉर्मूला। डेल्टा का फॉर्मूला मतलब चेंज का फॉर्मूला यूज़ किया। वाजह रहे कि जितने भी प्राइसेस हमने यहाँ यूज़ किए हैं, दीज आर नॉट डिविडेंड एडजस्टेड प्राइसेस, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में डिविडेंड एडजस्टेड प्राइसेस का डेटा बहुत मुश्किल से मिलता है। तो ये कोर प्राइसेस हैं, प्राइसेस बेसिस पे हमने चेंज यानी रिटर्न कैलकुलेट कर लिया। और कितने महीनों का किया हमने, किया 12 महीनों का। ठीक है। सेकंड पॉइंट ये कि डेटा हमारे पास मई 2022 तक का था, तो हमने जुलाई 2021 पे पोर्टफोलियो क्यों बनाया। उसकी वजह ये है कि अभी राइट नाउ जिस वक्त हम वीडियो बना रहे हैं, आज के मैं आपको डेट भी बता दूं कि आज 16 जून 2022 है। आज की डेट तक पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट बड़ी ही वॉलेटाइल चल रही है, बड़ी ही नेगेटिव चल रही है। अगर पोर्टफोलियो हम लोग मई के ऊपर बनाते तो हमारा हर्डल रेट भी नेगेटिव होता, कि नेगेटिव भी, नुकसान भी कम से कम करना है। तो हमें तो नुकसान की बात करनी ही नहीं है, हम बात करें प्रॉफिट की कि मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे अर्न कर सकते हैं हम लोग। ठीक है जी। तभी हमने पोर्टफोलियो बनाया कि जब हमारी मार्केट नॉर्मल थी। अभी वॉलेटिलिटी है, सिक्लिकलिटी है, इसलिए हम पोर्टफोलियो बनाएंगे तो भी इसकी परफॉर्मेंस कोई खास अच्छी नहीं आएगी जी। कमिंग टूवर्ड्स अगेन दैट पॉइंट कि प्राइसेस से हमने इन सब के रिटर्न कैलकुलेट करे। रिटर्न कैसे कैलकुलेट किए कि भाई हमारे पास जो स्टॉक प्राइसेस थे उनके करंट प्राइस डिवाइड बाय ओल्ड प्राइस माइनस वन। B3 डिवाइड बाई B2 यानी करंट प्राइस डिवाइड बाई ओल्ड प्राइस माइनस वन किया तो हमारे पास रिटर्न कैलकुलेट हो गए। इसी तरह से ये फॉर्मूला हमने सब पे बैक कर लिया। सारे के सारे 10 के 10 हमारे पास जो पोर्टफोलियो थे, फंड से या कैसे स्टॉक थे, उनके हमने रिटर्न कैलकुलेट कर लिया। अब इन 12 साल के रिटर्न, बेसिकली हर महीने के रिटर्न को तो हम ऐसे नहीं कर सकते कि किसी एक खास महीने का रिटर्न उठाएं और हम इसको पोर्टफोलियो में डाल दें कि भाई ये रिटर्न है, इसके बेसिस पे हमें चाहिए। तो उसके लिए हम लोग करते ये हैं कि अगर आप यहाँ देखें, छोटी सी आपके पास एक विंडो बनी हुई है। इस विंडो में हम क्या करते हैं, हम इस विंडो में ये काम कर रहे होते हैं कि हर एक कंपनी का 12 महीने का हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं कि 12 महीने में उसने क्या एवरेज दिया, यानी एक साल के अंदर पिछले क्या एवरेज दिया। ठीक है जी। ये सारे हमने सबके एवरेज आउट कर लिए, एवरेज का फॉर्मूला लगाया, एवरेज आउट कर लिए। और रैंडम मॉडल बनाने के लिए हमने क्या किया, इन 10 के 10 पोर्टफोलियो, 10 के 10 स्टॉक के अंदर हमने 10% इन्वेस्टमेंट कर ली। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास 1 मिलियन रुपीज़ पड़े हैं तो मैं क्या करता हूँ, 0.1 मिलियन सब में लगा लेता हूँ, यानी एक लाख रुपया 10 के 10 स्टॉक के अंदर लगा लेता हूँ। सबको बराबर वेटेजेस देकर एक रैंडम पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करता हूँ कि अगर मैं सबको बराबर वेटेजेस देता हूँ तो मेरे पास पोर्टफोलियो रिटर्न कितना आ रहा होगा। ये बड़ा अमेजिंग है। दूसरी चीज़,
कि जब हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं, रिटर्न कैलकुलेट कर लेते हैं, और रिटर्न कैलकुलेट करने के बाद हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें ये पता चले कि इन 10 पोर्टफोलियो में आपस में रिलेशनशिप क्या है। अगर आपको रिलेशनशिप नहीं पता, यानी को रिलेशन आपको नहीं पता, तो मैं समझता हूँ कि पोर्टफोलियो आप नहीं बना सकते, क्योंकि लाजिम है हमारी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक थ्योरी है कि हम करते क्या हैं। हम ये करते हैं कि जब वो पोर्टफोलियो जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव रिटर्न होता है, उनका हम पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं। बेसिकली ये हमारा काम है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, थोड़ा सा हम इसका कोरिलेशन भी निकाल लेते हैं। कोरिलेशन में कुछ चीज़ें हम आपको करके भी दिखा देता हूँ। उससे पहले हमको एक्सेल के अंदर एक इंटरेस्टिंग फीचर है जो मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर वो फीचर ना हो तो आप इसमें कोरिलेशन कैलकुलेट नहीं कर सकते, आप इसके सॉल्वर लगाकर आइटरेशन नहीं कर सकते। तो वो एडवांस एक्सेल का एक फीचर है जो हम एक्सेल में अलग से एड इन करके इंस्टॉल करते हैं। अगर आप फाइल में आ जाए, फाइल को जब आप क्लिक करते हैं, या आपके पास आखिरी में ऑप्शन आ रहा है, जब आप ऑप्शन में आते हैं, अगर आपका पुराना एक्सेल है तब भी कोई मसला नहीं, उसमें भी ऑप्शन का बटन आपको देता है, और ये सारा का सारा प्रोसीजर एज से नया एक्सेल हो आपके पास या पुराना एक्सेल हो, कोई इशू नहीं है। जब आप यहाँ आते हैं, सेकंड लास्ट ऑप्शन आपके पास होता है एडियंस का। आप एडियंस पे क्लिक करें, ये विंडो पॉपअप हो जाएगी आपके पास। और जब ये विंडो पॉपअप हो जाएगी, यहाँ आप देखें सबसे आखिरी में ऑप्शन है मैनेज, वहाँ एक्सेल एड इन लिखा है, इसको आप गो कर लें। वंस अगेन आपके पास एक विंडो पॉपअप होगी। देखें मैंने क्लिक लगाया हुआ है इन चार ऑप्शंस में। एक है एनालिसिस टूल पैक जो कोरिलेशन कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाएगा, और दूसरा है सॉल्वर एड इन जो पोर्टफोलियो के आर्ट्रेशन के लिए यूज़ किया जाएगा। इन दोनों पे आप चेक लगाएं और उसको आप ओके कर लें। जब आप इसको चेक लगाकर ओके करेंगे तो आपके पास डेटा वाले बार में, यानी होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा वाली बार में डेटा एनालिसिस वाला भी आ जाएगा और सॉल्वर भी आ जाएगा। तो ये जब हम पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, ये दो फीचर के बिना हम पोर्टफोलियो नहीं बना सकते। ये आवाज़ा रहे कि इन दो ऑप्शंस के बिना या एडेंस के बिना हम पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। ठीक है जी। सो कमिंग वंस अगेन टूवर्ड्स दैट शीट, इसमें हम दोबारा आते हैं। प्राइस से हमने कैलकुलेट किए रिटर्न, रिटर्न हमारे पास यहाँ से यहाँ तक आ गए। उनके हम एक एक साल के हमने एवरेज भी कर लिए। एवरेज करने के बाद हमने क्या किया, प्राइसेस की बेसिस पे, यानी हमने प्राइसेस को मद्देनजर रखते हुए उनके कोरिलेशन निकाले। ये कोरिलेशन है। मैं मिटा भी देता हूँ, उसके बाद आपको करके भी दिखा देता हूँ कि कैसे कोरिलेशन कैलकुलेट होता है और उसमें लोग क्या टैक्टिक्स यूज़ कर रहे होते हैं। मैंने इरेज कर दिया। मैं जाता हूँ सिंपल, मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। लाइक मैं जाता हूँ डेटा एनालिसिस के ऊपर। ये मुझे एक विंडो पॉपअप होकर देगा। यहाँ कोरिलेशन का एक ऑप्शन है, वो मैं सिलेक्ट करूँगा, मैं उस पर करूँगा ओके। यहाँ मुझसे दो चीज़ पूछते हैं। एक तो रेंज पूछेगा, इनपुट रेंज, कि आपने कौन से फीचर्स देने हैं। तो मैंने कहा भाई मुझे ये फीचर्स देने हैं। ठीक है। फिर दूसरा मुझसे ऑप्शन पूछता है कि आपने कहाँ इसके आउटपुट को भेजना है। मैंने कहा भाई मुझे आउटपुट इसके यहाँ भेजना है, इस रेंज के अंदर। ये एरर मैंने सेलेक्ट कर लिया, सॉरी। पहले मैंने इसके फीचर सेलेक्ट किए, दिस वन, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ कर्सर को रखा और इसकी रेंज सेलेक्ट कर ली। अब जब मैं ओके करूँगा, ये इसके जो है इनपुट रेंज को कैलकुलेट कर देगा। जस्ट अ सेकेंड, इनपुट रेंज मैंने इसकी दी, और ये रेंज दी। ठीक है जी। बहरहाल ये इस तरह से इसको कैलकुलेट कर लेगा और हमारे पास ये सारे यहाँ आ जाएंगे। ट्राई कर लीजिएगा। अभी ये थोड़ा सा आई गेस के मसला दे रहा है, लेकिन इस तरह से इसको कैलकुलेट कर लेगा, कोई इसमें मसला नहीं है। इजी चीज़ है बहुत ज़्यादा। कमिंग टूवर्ड्स अगेन, जब आपके पास कोरिलेशन सारे आ जाते हैं, ये वाले जो कोरिलेशन है, ये आपको ऐसे स्पेशल करके करना पड़ेंगे, क्योंकि जब कोरिलेशन आपके पास बनता है ये आपके पास नहीं होते हैं। तो ये ऊपर वाले आपके पास आ रहे हैं, ये आपको इसमें डालना होंगे। बेसिकली ये एक मेन पर्पस है इसका कि कोरिलेशन में आपको ये डालना होंगे। लेट मी ट्राई वंस अगेन। एक मरतबा मैं और ज़रा देख लूँ इनपुट रेंज और आउटपुट रेंज का कोरिलेशन, वरना फिर दूसरी शीट में कैलकुलेट कर लेंगे, कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं है।
कमिंग डेटा एनालिसिस टूल पैक, इसमें आ गए, इसमें मैंने सेलेक्ट कर लिया और मैं इसको कहता हूँ भाई मुझे नई वर्कशॉप में दे दे। तो वर्कशॉप में सॉरी यहाँ चेक लगाने में भूल गया था, ठीक है, इट इज लाइक दैट। इस वर्कशीट को मैं डिलीट कर देता हूँ और आपको इसमें करके दिखा देता हूँ, ठीक है जी। चलिए कमिंग वंस अगेन ऑन इट, मैं दोबारा यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ। जी, मुझे चाहिए इन 10 स्टॉक का कोरिलेशन। तो मैं एनालिसिस टूल पैक में गया, कोरिलेशन सेलेक्ट किया, रेंजेस मेरे पास सेलेक्ट हुई हुई हैं, रेंजेस मैंने यहाँ से यहाँ सेलेक्ट की। याद रखिए कि जो लेबल इन फर्स्ट रो है इस पर चेक लगाना लाजमी है आपने, अगर वो चेक नहीं लगाएंगे तो वो जैसे मुझे एरर देता है इस तरह से आपको भी एरर देगा, ठीक है। आउटपुट रेंज में यहाँ से बता देता हूँ कि भाई आउटपुट रेंज जो है मुझे वो चाहिए, ये पूरी आउटपुट रेंज चाहिए, मैंने ये कर ली। ओके करूँगा, कोरिलेशन आपके पास आ गया। जैसे मैं आपको बता भी रहा था कि कोरिलेशन में आपके पास ये फील्ड्स खाली होंगी, तो वंस अगेन ये खाली है। कोरिलेशन पे मैंने यहाँ लिखा कोरिलेशन। पूरे पोर्टफोलियो में सबसे सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे वैल्यूएबल जो वर्क है वो यही है कि कोरिलेशन आपका सही होना चाहिए। कोरिलेशन आपने सही कैलकुलेट कर लिया, पोर्टफोलियो आपका आराम से कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। इन सब नंबर्स को मैंने कॉपी किया, यहाँ में आया और ऑल्ट ई एस जब मैं क्लिक करूँगा तो वो कैश स्पेशल की विंडो मेरे पास टॉपअप हो जाएगी, जहाँ मैं वैल्यूज़ पे चेक लगाता हूँ और ट्रांसपोज के ऊपर चेक लगाता हूँ, ठीक है जी। जब मैं ट्रांसपोज और वैल्यूज़ पे चेक लगाई तो यहाँ जितने 1 1 वाले हैं सबको मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है जी। अब क्या करता हूँ, ये जो खाली खाली डब्बे हैं इनको भरने के लिए मैं एक एग्जीक्यूल का साइन लूँगा, यहाँ पहले वाले को सिलेक्ट कर लूँगा, करने के बाद मैं इंटर प्रेस करूँगा, इसको कॉपी करूँगा, यूबीएल जो यहाँ खड़ा हुआ, शिफ्ट ऑल दबाया, डाउन एरो की लेफ्ट साइड पे मैंने एरो दबाया, मेरे पास सारे सिलेक्शन हो गए। फिर मैं करूँगा कंट्रोल जी, उसके बाद मेरे पास सिर्फ एक विंडो पॉपअप होती है, इसमें स्पेशल का ऑप्शन होता है, जहाँ मैं करूँगा स्पेशल। स्पेशल में जो ब्लैंक्स हैं इनको मैं सिलेक्ट करूँगा, वंस अगेन ओके किया, वंस अगेन पे मैं ऑल ई एस करके इस बार मैं फॉर्मूले पे चेक लगाऊंगा और ओके कर दूंगा, ये सब मेरे पास आ गए। तो अब इस तरह से पूरा पोर्टफोलियो का डब्बा था वो मेरा भर गया। इसका मतलब ये है, नॉट पोर्टफोलियो, कोरिलेशन का जो डब्बा था वो भर गया। इसका मतलब ये है कि अब मैं रेडी हूँ कि अपना पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ जी। तो कमिंग टूवर्ड्स दैट विंडो, पहला मॉडल जो हमने बनाया था वो बनाया था रैंडम मॉडल। रैंडम मॉडल हमारा क्या था कि हमने सबको 10% वेटेजेस दिया हुआ था, जो वेटेजेस हमने कॉपी किए हैं यहाँ से। क्वेश्चन ये है कि अगर हम सब में बराबर इक्वल वेटेज दे देते हैं तो हमारे पास रिटर्न कैसे कैलकुलेट होता है। हमने पोर्टफोलियो की तमाम किताबों में एक पढ़ा होगा कि पोर्टफोलियो के लिए फॉर्मूला यूज़ किया जाता है जो पोर्टफोलियो का रिटर्न निकालता है और पोर्टफोलियो का रिस्क निकालना होता है। तो जिसके लिए हम यूज़ करते हैं सम प्रोडक्ट। सिंपल, जो पोर्टफोलियो का रिटर्न है उसको मल्टीप्लाई कर दें उसके वेटेजेस के साथ, आपके पास आ जाएगा पोर्टफोलियो का रिटर्न। बहुत आसान है, वन सेकेंड में बता देता हूँ। जो एवरेज रिटर्न आपके पास साल साल का आ रहा था उसकी परसेंटेज आपने जो एलोकेशन दी थी उसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया, सम प्रोडक्ट कर लिया, वो आपके पास आ जाएगा रिटर्न। रिटर्न कैलकुलेट करना कोई मुश्किल नहीं है, मुश्किल है कैलकुलेट करना उसका वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपके पास उसका कोरिलेशन हो। अगर कोरिलेशन नहीं होगा तो आप वेरिएंस कैलकुलेट नहीं कर सकते। वेरिएंस कैलकुलेशन करने के लिए जो फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब आपको याद होगा जब मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसमें हम लोग ट्रांसपोज का एक फंक्शन यूज़ करते हैं, क्योंकि कोई भी सिमिलर मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते जब तक वो ट्रांसपोज ना हो। जब वो ट्रांसपोज होंगे तो ही मल्टीप्लाई का फंक्शन उस पर हो सकता है, अदरवाइज नहीं। तो हमने क्या किया, एम एम यू एल टी यूज़ किया और ट्रांसपोज किया O2 से लेकर O11 तक। O2 और 11 हमारे पास वेटेजेस हैं सिंगल, ठीक है जी। दिस आर द वेटेजेस, इनको मल्टीप्लाई करवाया हमने पूरे के पूरे कोरिलेशन मैट्रिक्स के साथ, ठीक है फाइन। आखिर में फिर क्या किया, फिर अगेन हमने जो है इसके एम एम यू एल टी का जो फॉर्मूला है उसमें हमने ये दोनों फंक्शन को यूज़ किया, यानी कोरिलेशन को और वेटेजेस को।
मीन्स कि पोर्टफोलियो मल्टीप्लिकेशन की एक पूरी फंक्शनैलिटी जो हमने फॉर्मूले में यूज़ की वो यूज़ करने के बाद, अच्छा इसमें हम लोग कभी भी इस फॉर्मूलाज में कभी भी हम लोग इंटर नहीं करते। अगर मैं इंटर करूँगा ना मुझे ये वैल्यू दे देगा। वैल्यू मतलब कि ये मुझे सही उसमें उसकी वैल्यू पंक्च नहीं कर करेगा। वजह उसकी ये है कि जो पोर्टफोलियो मल्टीप्लिकेशन होती है तो एक्सेल का जो फंक्शन है वो कहता है कंट्रोल शिफ्ट फिर इंटर करें तो आपको नंबर देगा उसका, लाइक दिस। इस तरह से आपने करना है, यानी कि वेटेजेस को मल्टीप्लाई करना है कोरिलेशन के साथ, आपके पास पोर्टफोलियो का वेरिएंस कैलकुलेट हो जाएगा। वेरिएंस के लिए आपको वेरिएंस इज नॉट फॉर अस, हमें इसका स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करना है, तो हम इसका स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। नाउ द स्टैंडर्ड डिविएशन इज दैट सिंपल जो वेरिएंस आया उसका हमने स्क्वायर रूट ले लिया, आपके पास वेरिएंस कैलकुलेट हो गया, स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट हो गया वेरिएंस का। तो वह बेसिकली आपका जो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है दिस इज परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, ये आपका स्टैंडर्ड डिविएशन होता है। ये फॉर्मूला है सिंपल स्टैटिस्टिक्स में, द स्टैंडर्ड डिविएशन इज द परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ योर वेरिएंस। ये एक सिंपल टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज करते हैं। चूंकि अभी रैंडम मॉडल था या वेटेजेस हमने हमने खुद असाइन की थी, यहाँ तक तो सब चीज़ें बहुत आसानी से चली, बहुत तरीके से चली, वो बहुत ही ईजीली स्मूथली चली। हमें बेसिकली करना क्या है कि जो वेटेजेस हैं ये वेटेजेस हमारा सिस्टम खुद असाइन करे। इन वेटेजेस में हमें खुद कुछ नंबर पंच नहीं करना, हमारा सिस्टम इतना इंटेलिजेंट हो कि वो मल्टीपल परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बनाकर एक स्पेसिफिक रिटर्न को मद्देनजर रखकर बेस बनाकर खुद ही इन सारे नंबर्स को फिलअप कर रहा हो। ज़ाहिर है जब हम लोग इस तरह के मल्टीपल आइट्रेशन कर रहे होते हैं तो ज़ाहिर है कुछ इंटेलिजेंट फंक्शनैलिटीज़ की ज़रूरत हमें होती है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं सॉल्वर के थ्रू। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पर जैसे ये एक्चुअल पोर्टफोलियो हमने बनाया था, एक्चुअल पोर्टफोलियो के ऊपर जब हमने सारा काम किया, रैंडम नंबर थे सारे वो हमने किए, लेकिन इसके बराबर में अगर आप देखें ओ कॉलम के अंदर देखें, ओ कॉलम में 17 से लेकर 26 नंबर तक ये सारे के सारे मैंने नहीं डाले, ये सारे एक्सेल ने खुद कैलकुलेट करके दिए इंटेलिजेंट फंक्शनैलिटीज के थ्रू कि किस 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 हमने बकेट के अंदर कितना पैसा डालना है, यानी किस स्टॉक के अंदर कितना पैसा लगाना है और कितना पैसा लगाएंगे तो कितना रिटर्न मिलेगा। ये सारी जो चीज़ें एक्सेल खुद करता है थ्रू द सॉल्वर। अब हमारा असल काम स्टार्ट होता है कि हम मल्टीपल सिनेरियोज बनाते हैं सॉल्वर के बेसिस के ऊपर, ठीक है। एक सर्टेन उसको हर्डल रेट देते हैं जो हमें खुद देना होता है कि मिसाल के तौर पे 1.34 था तो मैंने कहा कि मुझे इससे ज़्यादा रिटर्न चाहिए, इतना रिटर्न चाहिए 1.66, इतना रिटर्न चाहिए 1.68, इतना रिटर्न चाहिए 1.70। इस तरह से करते करते मैंने उसको तकरीबन तकरीबन कितने 10 सिनेरियोस और दे दिए कि इन 10 सिनेरियोस के बेसिस के ऊपर मुझे तुम बताओ कौन से स्टॉक के अंदर कितना पैसा लगाना है। जी, तो अब हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं हम सॉल्वर खोलते हैं और सॉल्वर में देखते हैं हमारा पहले क्राइटेरिया रखा हुआ क्या है। क्राइटेरिया जो हमारा इसमें रखा हुआ है वो रखा हुआ है 5% का, कि 5% जो है उनको रिटर्न चाहिए। तो मैं थोड़ा सा आपको यूज़ करना बता देता हूँ, क्लियर करके सारे के सारे रीसेट ऑल करके आपको बताता हूँ कि हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। चलिए जी, पहले कहते हैं कि सेट ऑब्जेक्ट, तो मैंने ऑब्जेक्ट सेट कर दिया कि भाई ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सेट ऑब्जेक्ट के बाद मेरे पास 3 बार आ रहे हैं मैक्सिमम मिनिमम एंड वैल्यू ऑब्जेक्ट, मैंने कहा मिनिमम। इसने कहा बाय चेंजिंग, कौन सा चेंज करके आपने बनाना है, तो मैंने कहा भाई मुझे जो चेंज करना है वो चेंज करने हैं ये 10, इनको आपने चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ हम इसको दो कंडीशंस देते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे एक के मुझे कितना रिटर्न चाहिए, हम सेकंड वाला करते हैं 1.66 वाला कर लेते हैं जो मिनिमम रिटर्न है इसका, ठीक है। हम यहाँ ऐड करते हैं इसके जो हैं कंडीशंस। पहली कंडीशन तो ये होती है कि भाई जो ये वाला सेल है आपका, यानी इन तीनों का जो वेटेज है आप सम करो तो वो 100 के बराबर होना चाहिए, यानी इससे ज़्यादा एक्सीड ना करे। मैं कहता हूँ ओके, पहला आपके पास आ गया, ठीक है। दूसरा सिनेरियो में करता हूँ कि भाई मुझे जो रिटर्न चाहिए वो चाहिए 1.66%, सॉरी इसको मैं यहाँ डालता हूँ, कहता हूँ कि भाई इक्वल हो या बड़ा हो या इक्वल हो उसके बराबर। सेल रेफरेंस में कहता हूँ इसको चेंज करना है आपने, ठीक है। ओके कर लेता हूँ और सॉल्वर रन कर देता हूँ, ठीक है। अब जब हम यहाँ आ जाते हैं तो हमारा रिटर्न आ गया 1.66, ठीक है, और उसने उसके वेटेजेस खुद असाइन कर दिए।
वेटेजेस सबको मिलाने के बाद पे पड़ता है 100%। ठीक है, ये हमने एक कंडीशन दी थी सॉल्वर के अंदर। वंस अगेन मैं आ जाऊँ, इसको मैंने कंडीशन दी थी कि भाई ओ 1200 से ज़्यादा ना हो और कम भी ना हो, इसके बराबर होना चाहिए। इसका मतलब मेरा पोर्टफोलियो बिल्कुल सही बना है, 110% सही बना है। और ये सिनेरियो जो मैंने 1.66 से बिठाया था, ये बिल्कुल सही बना है। ठीक है, इन नंबर्स को मैं कॉपी करता हूँ और 1.66 का जो मेरे पास आ रहा है, जो मैं ऑलरेडी डाल चुका था, मैं यहाँ डाल देता हूँ। ठीक है जी, ऐसे स्पेशल मैंने कर दिया, ये मेरे पास आ गया। इसी तरह से मैं सबको करना शुरू करूँगा, सबके पोर्टफोलियो बनाना शुरू करूँगा। ठीक है, इसी इसी सिनेरियो के मैं 1.66 था, अब मैं कहता हूँ कि मैं 1.66 नहीं चाहिए, 1.68 चाहिए। इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, 1.68 कर लेता हूँ। ठीक है जी, तो फिर वो उसके ऊपर वेटेजेस चेंज कर देगा। 1.68% मैंने कर दिया। मैं ओके करूँगा इसको और वही अगेन सॉल्वर रन करूँगा। तो ऊपर देखें, यहाँ रिटर्न आपका पास आ गया 1.68। पहले 1.66 था, 1.68 हो गया और ऊपर वेटेजेस चेंज हो गया। फिर मैं कॉपी करूँगा इन वेटेजेस को और फिर मैं लगा दूंगा 1.68 पे। ठीक है जी, वेटेजेस चेंज हो रहे हैं इसके बाय द वे। इसी तरह से ये जो मेरे पास डब्ल्यू रेंजेस हैं, ये मैं खुद असाइन करता हूँ कि मुझे कितना चाहिए। लेकिन इसमें काबिल और काबिल फ़िक्र बात होती है, मैंने लगाया मिनिमम एंड मैक्सिमम। मिनिमम मुझे कैसे पता चलेगा कि जो मेरा एक्चुअल से थोड़ा ज़्यादा होगा वो मेरा मिनिमम है। मैक्सिमम मुझे कैसे पता चलेगा? मैक्सिमम मुझे ऐसा पता चलेगा कि जब वो मुझे कहेगा, मेरा सिस्टम मुझे बताना शुरू करेगा कि अगर आपको मैक्सिमम रिटर्न चाहिए तो किसी सिंगल एक स्टॉक के अंदर आप सारा पैसा लगा दो। जब ये एक स्टॉक के ऊपर आना शुरू हो जाए तो उसका मतलब ये है कि अब आपको ज़रूरत है कि अपने सिस्टम को रोक दें। देखिए यहाँ 4.77 पे इसने कहा एक स्टॉक के अंदर सारा पैसा लगा दो, 4.50 पे कहा दो पे सारा पैसा लगा दो, 4% पे कहा तीन पे सारा पैसा लगा दो, 3.5 पे कहा कि चार पे ज़्यादा पैसा लगा दो, सारा पैसा लगा दो। तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि आपको ये सेटिंग करना होगी कि आप मैक्सिमम पोर्टफोलियो में नंबर डाल रहे हो। बिकॉज अगर जितना डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होगा उतना आपका अच्छा बनेगा। ठीक है, सबके सब सिनेरियो जब आप ले लेते हैं तो इसमें सिंपल आखिरी आपने काम करना होता है इन नंबर की पंचिंग। आप देखते जाए मैंने क्या किया। ठीक है, सम प्रोडक्ट करके जो ऊपर मैंने काम किया था, जो यहाँ पे क्या था, वेटेजेस को मल्टीप्लाई किया रिटर्न के साथ, एवरेज रिटर्न के साथ, यही सबके साथ होगा। वेटेजेस मल्टीप्लाई बाय एवरेज रिटर्न, सिर्फ वेटेजेस यूज कर रहे हैं हम लोग, कुछ भी यूज नहीं कर रहे हैं। तो जो रिटर्न हमने जितने सिनेरियोज में हमारे पास जितने रिटर्न आए, ये वाले सारे रिटर्न जो ऊपर हमने लिखे हुए बेसिकली ये वाले, वो दोनों सेम सेम हो जाते हैं। इसी तरह से हम इनका वेरिएंस कैलकुलेट कर लेते हैं। इन वेटेजेस को मल्टीप्लाई कर कर कोरिलेशन के साथ आप मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन करके इसका वेरिएंस कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि हमने शुरू के एक स्टेप में किया भी था। और उसका अगर हम लोग स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो हमारे पास वो पोर्टफोलियो का रिस्क निकल जाता है। यानी हमारे पास रिटर्न भी आ गया और रिस्क भी आ गया। तो अब आपके पास जो रो नंबर 29 है वो उसका रिटर्न है और रो नंबर 31 है वो उसका रिस्क है। आप इसमें कंपैरिजन करवा लें कि कौन से वाले पे आप बेस्ट, कौन सा वाला पोर्टफोलियो आपका बेस्ट रहेगा। जैसे मेरे पास रहा है पोर्टफोलियो नंबर 2% बेस्ट, 2% बेस्ट। वो कैसे कि जब पोर्टफोलियो में आपको कम कम रिटर्न मिले, अब बात यह है कि मुझे 2.5 भी तो रिटर्न मिल रहा है, 3% भी रिटर्न मिल रहा है, तो फिर मैंने क्या किया, सबका डिफरेंस निकालना शुरू किया कि जिसके एक पॉइंट चेंज से मेरे पास मल्टीपल कितना चेंज आ रहा है, तो वो मैं देख रहा हूँ कि कितना मुझे रिटर्न मिल रहा है। यानी कि मिसाल के तौर पर 2% रिटर्न था, ठीक है, उसके रिस्क को मैं मेजर करूंगा कि अगर मैं 2.5 पे जाता हूँ तो मेरा रिस्क कितना बढ़ रहा है। रिस्क अगर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जैसे कि यहाँ पे बढ़ रहा है आगे पीछे दोनों साइड से 3% से बढ़ रहा है, 10% से बढ़ रहा है, तो इसका मतलब मेरा एफिशिएंट फ्रंटियर ये है। मेरा एफिशिएंट पॉइंट ये है जहाँ जिसके एक पॉइंट आगे बढ़ने से मेरा रिस्क बढ़ेगा, जिसके एक पॉइंट नीचे जाने से मेरा रिस्क बढ़ेगा। यानी अगर मैं 2% से 1.9 कहता हूँ तो मेरा रिस्क बढ़ेगा, अगर 2 से 2.1 कहता हूँ तो मेरा रिस्क बढ़ेगा। तो दिस इज दैट हाउ वी टेक द डिसीजन कि कौन सा हमारा बेस्ट है। आई बिलीव इट मेक्स द सेंस कि आपको अब थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा पोर्टफोलियो हमने कैसे कंस्ट्रक्ट किया और उस पर डिसीजन मेकिंग कैसे की। आखिर में सिर्फ सिंपल सा काम करते हैं, ये हमने कैलकुलेट कर लिया, इन सब की हम प्लॉटिंग कर लेते हैं। ठीक है, रिस्क रिटर्न मैंने आपको दोनों पॉइंट बता दी कि रिस्क कौन सा रिटर्न कौन सा है। रिस्क 29 पे है और रिटर्न आपके पास 31 के ऊपर है, यही मैंने प्लॉटिंग की है, 29 31 सिंपल एफिशिएंट फ्रंटियर आ गया। अब आप यहाँ से भी आपको देखें तो आपको नजर आ जाएगा कि मेरे पास ये जो पोर्टफोलियो है ये वाला, दिस वन, इसके ऊपर जा रहे हैं तो रिस्क आपका बढ़ रहा है, इसके नीचे जा रहे हैं तो रिस्क आपका बढ़ रहा है। ठीक है, वाई एक्सिस पे हमारे पास रिस्क होता है और एक्स एक्सिस पे हमारे पास रिटर्न होता है। तो एक रिटर्न बढ़ाने के लिए आपको रिस्क इतना बढ़ाना पड़ रहा है
यू कैन अंडरस्टैंड थ्रू द एफिशिएंट फॉर इंडिया। आखिरी स्लाइड में हम लोग क्या करते हैं, आखिरी वाक़ये में जब हमारे पास सारा काम हो जाता है, सब चीज़ें बन जाती हैं, हम इसमें एक एक एडिशनल क्वालिटेटिव फैक्टर ऐड करवाते हैं जिसे हम कहते हैं बिहेवियरल एडजस्टमेंट, इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, क्योंकि अब आपके पास बॉल पार्क तो आ गया है, आपको पता है कि कितने कौन से शेयर के अंदर कितना पैसा लगाना है, कौन से स्टॉक के अंदर कितना पैसा लगाना है। आपने बोला भाई ये वाला जो है बेस्ट है, ये मेरा बॉल पार्क है। लेकिन अकॉर्डिंग टू माइकल पॉम्पियो वो कहता है कि भाई बॉल पार्क तो कन्वेंशनल फाइनेंस से हम निकाल सकते हैं, लेकिन एक इंसान की अपनी अंडरस्टैंडिंग भी होती है, जजमेंटल भी होता है वो, कि भाई मेरे हिसाब से ये स्टॉक अब ज़्यादा बढ़ने वाला है, ये कम होने वाला है। सिस्टम ने तो आपको नंबर दे दिए, सिस्टम अंडरस्टैंड ओनली ओनली नंबर्स, लेकिन इंसान की एक इंट्यूटिव यानी हर्डिंग अगर चल रही है मार्केट में, यानी अगर उसकी एक बिहेवियरल अंडरस्टैंडिंग है, साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग विद द मार्केट है, तो वो अपने एडजस्टमेंट कर सकता है स्टॉक मार्केट में थ्रू दिस सर्टेन बेंचमार्क जो उसको कन्वेंशनल फाइनेंस से मिले। तो हम क्या करते हैं, हम इसी पोर्टफोलियो के नंबर को कॉपी करते हैं और माइकल पॉम्पियो ने जो हमें एक ग्रिड बना कर दी थी हम उसमें पेस्ट कर देते हैं, जो हमने यहाँ कर दिया है। ठीक है, ये नंबर वहां से सिंपल उठाकर कॉपी एंड पेस्ट किए हैं। माइकल पॉम्पियो कहता है कि भाई अगर 25% से नीचे है तो उसका मतलब आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है। ठीक है, अगर नहीं है तो आपने इसमें फाइन ट्यूनिंग करनी है। ये आपके पास माइकल पॉम्पियो की सेट की हुई वैल्यूज थी और एडजस्टमेंट आपने इसी में करना होती है, यानी कॉलम सी जो है इसमें आप एडजस्टमेंट करते हैं। आप अपने इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे कर रहे होते हैं कि मैं समझता हूँ मेरे पास अगर 15% मुझे मेरे मॉडल ने बता कर दिया है, तो मुझे कितनी करना चाहिए इसके अंदर इन्वेस्टमेंट। ये आपके इंट्यूटिव है कि इसकी जो बायस एडजस्टमेंट फैक्टर है वो 25% से कम हो जाए। इसका मतलब ये है कि आपका पोर्टफोलियो अब दोनों चीज़ों को कैरी करता है, एक ट्रेडिशनल फाइनेंस जिसमें आपने प्योर मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल बेसिस के ऊपर पोर्टफोलियो के नंबर ड्राइव किए, और दूसरा आपका बिहेवियर फाइनेंस जहां आप अपने अंडरस्टैंडिंग और तजर्बा और इंट्यूटिव और मार्केट फैक्टर्स देखते हैं जो कि क्वांटिफाई नहीं की जा सकते, क्वालिटेटिव फैक्टर्स जो होते हैं। तो एडजस्टमेंट करने के लिए हमने एक और टैब बनाया जिसमें हमने प्योर एडजस्टमेंट किए सब बेंचमार्क्स के ऊपर, जो बेंचमार्क्स हमें ट्रेडिशनल फाइनेंस ने दिए थे उसमें हमने थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग की। ये भी वेटेजेस हैं, वो भी वेटेजेस हैं। ठीक है, दीज आर द वेटेजेस एंड दीज आर द वेटेजेस। मैजिक क्या होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैजिक किस तरह से हो रहा होता है। ठीक है, ये वेटेजेस थे आपके पास ट्रेडिशनल फाइनेंस से कैलकुलेट किए हुए, आपने इसमें फाइन ट्यूनिंग कर कर इनको मजीद बेहतर करा ताकि आपका जो बायस एडजस्टमेंट फैक्टर है 25% से कम हो जाए। जब आपके पास ये आ जाते हैं 25% से कम हो जाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि इन वेटेजेस को आप अगर अपने ट्रेडिशनल फाइनेंस के अंदर डालें, जो मॉडल हमने बनाया था इस मॉडल के अंदर, इस जगह वेटेज कॉलम ए के अंदर अगर आप डालें तो आपका रिटर्न जो होगा, आपका जो एफिशिएंट फ्रंटियर था यानी 2% वाला, इससे इम्प्रूव हो जाएगा। ये आपको एकदम एग्जैक्ट उस पॉइंट के करीब ले जाएगा जो आपका एफिशिएंट फ्रंटियर है। अच्छा, वाज़ा रहे ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ कि वो एग्जैक्टली बिप्स के ऊपर ले जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट परसेंटेज के करीब ले जाएगा जो जहाँ आपका बेस्ट एफिशिएंट फ्रंटियर होता है। ये सिर्फ हम डेटा साइंस में कर सकते हैं जहाँ मुख्तलिफ परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाकर हर एक सिंगल सिंगल बिप्स का भी हम पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। एक्सेल में इतनी इंटेलिजेंसी नहीं है कि ये कर सके, मोटे मोटे नंबर ज़रूर कर सकता है, आपको बता सकता है, लेकिन आपको डेटा साइंस वाले जो लोग होते हैं, डेटा साइंस के जो एल्गोरिदम्स होते हैं, वो बिल्कुल बिल्कुल वाज़ा करीब एंड एक्यूरेट नंबर बता सकते हैं कि किस एक्यूरेट नंबर के करीब आपका बेस्ट एफिशिएंट फ्रंटियर होगा। दूसरी हमने जो जुगाड़ यही माइकल पॉम्पियो वाले की है, वो यही है कि हमने यहाँ पर इंट्यूटिव लगाकर अपने नंबर्स को सेट किया और उस पर हमने उसका पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर दिया। मैं करके दिखा भी देता हूँ। ये नंबर्स में चलो मैं परसेंटेज में चेंज करूँगा, उनको डिवाइड बाई 100, तो वो परसेंटेज में करना पड़ता है, वहाँ पर हम लोगों को नंबर्स में करना पड़ता है। ठीक है, अब आप देखें आपके पास हो गया 100%। सही है, ये एज पर द माइकल पॉम्पियो। पहले हमारा जो बेस्ट एफिशिएंट फ्रंटियर था वो 2% पे था। ठीक है, ये अब जो आएगा वो 2.2% पे आएगा, जो कि आपके पास ये आ रहा है 2% आपका 0.2% आपका बढ़ गया। तो ये कहते हैं कि जो बेस्ट एफिशिएंट फ्रंटियर आपके पास 2.2% है। अब इससे ज़्यादा जाएंगे या कम जाएंगे, आपका पोर्टफोलियो जो होगा उसमें उसका रिस्क बढ़ जाएगा। तो दिस दैट व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन कि भाई ये 2% के दरमियान 2% 2.5% के दरमियान भी तो एक पॉइंट होना चाहिए जो पोर्टफोलियो के आपके रिटर्न को बता रहा होगा कि कौन से पॉइंट पे आपके पास मैक्सिमम रिटर्न आएगा। आई होप दिस मेक्स सम अंडरस्टैंडिंग टू यू पीपल, और बड़े ही वाज़ा क्लियर
चीज़ें मैंने बताई थी। अगर किसी को ये एक्सेल शीट चाहिए तो उसको अवेलेबल हो सकती है। यू कैन कॉन्टैक्ट मी on my email address. I'm just gonna give you my email address. Just ये मेरी ईमेल एड्रेस है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हाउ कैन आई स्टॉप दैट रिकॉर्डिंग?